गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज अवर 13th लेक्चर। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था। सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर के बारे में। फर्स्ट टॉपिक था फोर्स। तो हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था व्हाट इज फोर्स। फोर्स के बारे में पढ़ा था कि एक पुश और पुल को फोर्स कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है। फिर हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स डिस्कस करे थे कि फोर्स किसी चलती हुई, किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है, किसी चलती हुई चीज का डायरेक्शन बदल सकता है, किसी चलती हुई चीज की स्पीड चेंज कर सकता है और किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को भी बदल सकता है। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दो तरीके के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, संतुलित और असंतुलित। अगर किसी बॉडी पे लग रहे सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होता है तो उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं, और अगर रिजल्टेंट 0 से बड़ा होता है तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है तो बॉडी मूव नहीं करती है। बैलेंस फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। बैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स किसी भी चलती हुई बॉडी को मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी किसी रुकी हुई चीज को मूव करा सकते हैं। अनबैलेंस फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं चलती हुई बॉडी की स्पीड को। अनबैलेंस फोर्स किसी चलती हुई बॉडी को स्टॉप कर सकता है और अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप सबको पता है न्यूटन इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटी इन्वेंट करी थी। उन्होंने मोशन के यानी कि गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन गेव 3 लॉज ऑफ मोशन एंड दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उन्होंने मोशन के 3 लॉज इन्वेंट करे थे और उनके थ्रू इन्वेंटेड लॉज को उन्हीं के नाम के आफ्टर जाना जाता है, दैट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। This law states that any object remains in the state of rest or in uniform motion along a straight line unless it is compelled to change the state by application of external forces upon it or by applying external force upon it। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है या यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो अगर वो रुका है तो वो रुका ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो चलता ही रहेगा। तब तक, कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये रुका ही हुआ रहेगा। कब तक रुका हुआ रहेगा? जब तक इस पे हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे ही इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो मूव करता रहेगा जब तक कि हम उस पे कोई फोर्स लगा के उसको रोकेंगे नहीं। अब जैसे मान लीजिए, आप सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए। आपकी घर में कार, आपकी कार घर की पार्किंग में खड़ी है, सो इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो वो वैसे ही खड़ी रहेगी। कब तक खड़ी रहेगी? जब तक कि कोई उसको चलाए ना। ठीक है। तो आप जब उसमें जाएंगे, बैठेंगे, उसको ऑन करेंगे, चलाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? वो रेस्ट से मोशन में चेंज हो जाएगी। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, रोड पे जा रही है, तो वो उसी यूनिफॉर्म स्पीड से तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप ना स्पीड बढ़ाएं। या तो आप स्पीड बढ़ाएंगे या कम करेंगे या ब्रेक लगाकर उसको रोक देंगे। ठीक है। सो अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, एंड व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, इट मे चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है। किसी बॉडी पे अगर कोई बाह्य बल लगाया जाता है
तो उसकी स्टेट में परिवर्तन होता है, वरना कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसी को बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, बहुत ही इजी लॉ है कि कोई भी बॉडी अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, जब तक उस पे कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो अगर रुकी हुई है तो चल पड़ेगी, हो सकता है चल जाए, या चल रही है तो रुक जाएगी। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम। अब ये जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया या जड़त्व क्या होता है? Inertia is the property of an object due to which it continues to be in its state of rest or state of uniform motion by itself. इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी स्टेट में ही रहती है। अगर वो रेस्ट की स्टेट में है तो वो उसी स्टेट में रहती है, अगर वो मोशन की स्टेट में है तो वो मोशन की स्टेट में ही रहती है, यानी अपनी स्टेट को बदलती नहीं है। ठीक है, तो जिसे हम ऐसे क्या समझेंगे कि जड़त्व वो गुण होता है किसी भी वस्तु का जिसकी वजह से वस्तु या तो विराम अवस्था में ही रहती है या गति की अवस्था में ही रहती है। ठीक है, इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं चलता है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। ठीक है, उस स्टेट को बदलने के लिए हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। सो वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम दिस इनर्शिया। अंडरस्टैंड? देखिए, अगर बॉडी का वेट बहुत कम है, जैसे मान लीजिए ये पेज, विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है तो ये उड़ जाएगा, इसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, तो चलती हुई हवा ने, ठीक है, द ब्लोइंग विंड विल एक्ट एज ए फोर्स, उसने एक फोर्स का काम किया और इसके स्टेट को चेंज कर दिया। लेकिन अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ये स्केच पेन है, ये रखा है, तो हवा चल रही है तो भी ये नहीं मूव करेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, जो इनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके वेट पे, कि वेट कितना ज्यादा है। अब इसको हल्का सा टच करने पे ये मूव कर गया, लेकिन अगर यहीं पर आपका बहुत बड़ा सा कोई ब्लॉक रखा हो, कोई स्टोन रखा हो, आप उसे हल्के से टच करेंगे वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, सो जो ये इनर्शिया होता है, जो जड़त्व होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। नोट्स की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको उसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तो सब लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। So if the object is heavier, greater is its inertia, and if it is lighter, smaller is its inertia. अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो उसका इनर्शिया या जड़त्व क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट हल्का है तो उसका इनर्शिया या जड़त्व क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, कोई अगर भारी ऑब्जेक्ट है तो जब जैसे वो भारी ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसे मूव करने के लिए हमें उसके ऊपर लार्जर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई, ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसे, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें बहुत हल्का फोर्स लगाना पड़ेगा और इसकी स्टेट क्या होगी? चेंज हो जाएगी। सो अगर ऑब्जेक्ट हैवी है तो उसका इनर्शिया या जड़त्व क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी उसमें ज्यादा एबिलिटी होगी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने की। और अगर ऑब्जेक्ट हल्का होगा तो उसका इनर्शिया कम होगा, यानी हल्की सी फोर्स पे ही वो मूव कर जाएगा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया कितने तरीके का होता है? इनर्शिया 3 तरीके का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है? यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो उस बॉडी की उस प्रॉपर्टी को कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को ही होल्ड करती है, वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए, तो ये कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि बॉडी के अंदर जो मोशन है उसकी वजह से जो उसमें इनर्शिया है, यानी उसकी जो कैपेबिलिटी है कि वो अपनी मोशन को मेंटेन कर रही है, चेंज नहीं कर रही है, वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जब तक कि उस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करके उसका डायरेक्शन चेंज ना किया जाए। तो किसी एक डायरेक्शन में चलते हुए बॉडी की उसी डायरेक्शन में रहने की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एज अ रीजन पूछे जाते हैं, जो आपको बुक से रीड करने हैं। आपको बुक से इसलिए रीड करने हैं क्योंकि ये आपके आएंगे, पूछे जा सकते हैं। अब ये एक बुक है, देखिए इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। ये लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें एक आपका सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो ये है कि इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ बस विच इज नॉट मूविंग, अगर आप किसी ऐसी बस में खड़े हैं जो चल नहीं रही है, when driver suddenly starts the bus you get thrown backward with a jerk। अगर आप किसी बस में खड़े हैं, अच्छा कॉमन डे लाइफ में ऐसा होता भी है, मान लीजिए आप बस में खड़े हैं और बस भी खड़ी है, आप अभी बैठे नहीं हैं, आप खड़े हैं, एकदम से बस चलती है तो क्या होता है? आप पीछे की तरफ गिरते हैं, आप पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? अगर हम उसका रीजन मांगे कि ऐसा क्यों होता है, तो रीजन इसलिए है क्योंकि इनर्शिया जो होता है, जैसे कि जब हम बस में खड़े हैं तो हमारे जो पैर हैं वो बस के कांटेक्ट में है। अब जब बस ने चलना स्टार्ट किया तो हमारे जो पैर जो बस के कांटेक्ट में थे वो भी बस के साथ चलने लगे, लेकिन हमारा जो अपर पोर्शन था बॉडी का वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अभी भी रेस्ट की पोजीशन में ही था, उसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पैर तो आगे बढ़ गए और ऊपर का पार्ट पीछे रह गया, इसलिए आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई आप चल रहे हैं, चलती हुई बस में आप बैठे हैं, सडनली ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्या होता है? ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है कि आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जब आप बस में बैठे हैं और बस चल रही है तो आप भी बस के साथ चल रहे हैं, यू आर इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस रुक गई, तो आपका जो पैर थे जो बस के कांटेक्ट में थे वो भी रुक गए, लेकिन आपका अपर बॉडी पोर्शन अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मोशन के स्टेट में था। ठीक है, तो जैसे ही बस रुकी आपके पैर भी रुके, लेकिन आपका अपर पार्ट नहीं रुका, इसलिए अपर पार्ट आपका आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 आपके बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी के सारे एग्जाम्पल इसी तरीके के हैं, वो आप लोग बुक से अच्छे से रीड कर लेंगे। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, मास एंड इनर्शिया। अभी हमने डिस्कस किया था इनर्शिया, उसको हम फिर से उसको अच्छे से एक बार डिस्कस करेंगे। तो इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करने को मना करता है, इट रेजिस्ट यानी रिफ्यूज। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रिफ्यूजेस टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। हर ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, इट रिफ्यूजेस टू गेट डिस्टर्ब्ड, and this property of an object is called inertia. Inertia is measured by its mass. Inertia को उसके mass से measure किया जाता है. It is directly proportional to mass. अब ये जो term आया है आपका directly proportional, इसका क्या मतलब होता है? Directly proportional का मतलब होता है
कि अगर मास इंक्रीज करेगा तो इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा, अगर मास डिक्रीज करेगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज करेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग सो अनदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, one quantity is decreasing so another is also decreasing. Okay, so this means inertia increases with increase in mass and decreases with decrease in mass, यानी mass बढ़ेगा तो inertia भी बढ़ेगा, mass घटेगा तो inertia भी घटेगा। therefore a heavy object have more inertia than a lighter one, इसी वजह से एक भारी चीज में ज्यादा inertia होता है हल्की चीज के कंपैरिजन में। That's why it is difficult to push or pull a heavy object than a lighter one, और यही रीजन है कि किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना ज्यादा मुश्किल होता है देन अ लाइटर वन, हल्के ऑब्जेक्ट को पुश करने में। अब मान लीजिए कि आपको पुश करना है, एक बड़ा सा स्टोन रखा है, ठीक है, आपने उसमें हल्का सा फोर्स लगाया, क्या वो मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? उसका मास ज्यादा है तो उसमें इनर्शिया ज्यादा है, यानी वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहेगा। तो आपको उसे मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अगर अकेले उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो 2-3 लोगों की मदद लेकर आप उसे पिक करोगे, ठीक है, उसको उठाना है तो आप 2-3 लोगों की मदद लेकर आप उठाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक सिंपल से आपकी बुक रखी है, ठीक है, तो उसको उठाने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आपने बस उसको उठाया क्योंकि उसका वेट लाइट है, उसमें इनर्शिया कम है तो उसको उठाना आसान है। ओके, तो नोट्स आपको पीडीएफ में दे दिए जाएंगे, जितना भी पढ़ाया है उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार और, वीडियो को चाहे तो रिवाइंड करके। और बुक्स आप लोगों की होम डिलीवरी हो रही है, आई होप कि सबने होम डिलीवरी ले ली होगी और जल्द से जल्द आप लोगों के पास बुक्स पहुंच जाएंगी और आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।